हेलो दोस्तों, मैं नितिजा झा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कक्षा 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का पहला अध्याय लेकर के आई हूँ, आधुनिक काल में भारत का इतिहास। तो चलिए पढ़ते हैं। कक्षा 8 इतिहास का पहला अध्याय, आधुनिक काल में भारत का इतिहास। मान लीजिए कि कोई 17वीं सदी का आदमी जादू से जीवित होकर के वर्तमान की दुनिया में पहुंच जाता है, तो उसे कैसा महसूस होगा? उसे ये दुनिया अपनी दुनिया से बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। उसे सब कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। उसे अपने जमाने की कुछ इमारतें दिखाई तो देंगी, लेकिन वो बिल्कुल खंडहर के रूप में उसे नजर आएंगी। उसे आज के शहरों का स्वरूप अपने जमाने के शहरों से बिल्कुल भिन्न दिखाई देगा। यहाँ पे बड़ी बड़ी कारखाने उसे नजर आएंगी, पक्की सड़कें दिखाई देंगी, बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देंगी, रेलगाड़ी, आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज दिखाई देंगे। दुकानों में उसे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिसकी उसने पहले कल्पना नहीं की होगी। खेती करने के नए नए तरीके उसे देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे फसलें भी मिल सकती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो उसी प्रकार से समाज, राजनीति, संस्कृति में भी उसे बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देंगे। कह सकते हैं कि उसे लगभग सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। यहाँ तक कि लोगों की भाषा भी उसे अपनी भाषा से अलग दिखेगी। इस प्रकार वो स्वयं को एक ऐसी बदली हुई दुनिया में पाएगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दुनिया ने 2-3 शताब्दियों में परिवर्तनों के बहुत सारे दौर देखे हैं और इन्हीं परिवर्तन के बारे में हम इतिहास के माध्यम से जान पाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इतिहास में तारीख का महत्व। आमतौर पर लोगों का यही मानना होता है कि इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे डेट्स को याद करने पड़ते हैं, वर्षों को याद करना पड़ता है, कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन राजा किस युद्ध में मारा गया। इस पे बहुत सारी चर्चाएं होती रहती थी। आम लोगों की समझ में इतिहास तारीखों का पर्याय है, लेकिन क्या ये धारणा सही है? वास्तव में इतिहास क्या है? इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले बदलाव के विषय में बताता है। ये बताता है कि अतीत में चीजें कैसी थी और अब उनमें क्या बदलाव आए हैं। अतीत और वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो डेट्स को ढूंढते हैं। पहले और बाद की घटनाओं के लिए हम तिथिवार विवरण ढूंढने लगते हैं। जैसे कि दैनिक जीवन में हम अपने आसपास बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन बहुत सारे वस्तुओं को देख के हमें लगता है कि नहीं, ये तो ऐसे ही चला आ रहा है। कुछ वस्तुओं को देख के हमें लगता है कि थोड़ा इसके बारे में जानने की इच्छा होती है। जैसे मान लीजिए आप बस स्टैंड पे किसी व्यक्ति को चाय पीते हुए देखते हैं, तो आपको हैरानी जरूर होती होगी कि लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया, या फिर चाय का आविष्कार किसने किया। फिर आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखकर भी मन में प्रश्न उठता है कि जब हवाई जहाज नहीं था तो लोग एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे जाते थे। रेलगाड़ी आप अगर देख रहे होंगे, उसमें हजारों लोगों को यात्रा करते हुए देख करके भी मन में ये सवाल उठता है कि जब रेलगाड़ी नहीं था तो इतने सारे लोग यात्रा कैसे करते थे। कागज का आविष्कार होने से पहले किताबें कैसे लिखी जाती थी। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमें समय के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। इसमें है जेम्स रेनल द्वारा बनाए गए भारत के पहले नक्शे का आवरण चित्र। इसमें ब्राह्मण ब्रिटेनिया को उपहार स्वरूप शास्त्र भेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत का पहला नक्शा तैयार करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को दिया था। इसे हमें याद रखना है कि भारत का पहला नक्शा तैयार करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को दिया था। तो समय को साल या महीनों की बंदिश में बांध के नहीं रखा जा सकता है। ऐसी कई घटनाएं इतिहास के पन्नों में हैं जिनके लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित करना संभव नहीं है। जैसे भारत पर कई सदियों तक अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक निश्चित दिन नहीं है, कोई एक फिक्स डेट नहीं है। इसी प्रकार अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो ये भी बता पाना बहुत मुश्किल है कि इसकी शुरुआत किस तारीख से हुई थी। ये सब जो चीजें थी वो लंबे समय तक चली थी। एक निश्चित तिथि में इनको बताना मुश्किल है। इन्हीं चीजों को स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अवधि के बारे में बात करते हैं, और अवधि में हम कालखंड को शामिल करते हैं जब बदलाव की शुरुआत होती है। तो अवधि में कालखंड में बांटने से हमें इतिहास को समझना आसान हो जाता है। इन तथ्यों के बावजूद भी ये देखा जाता है कि लोग इतिहास को तारीखों से जोड़ के देखने का प्रयास करते हैं। इसका कारण क्या था कि पहले युद्ध और अन्य बड़ी घटनाओं के विवरण को ही इतिहास माना जाता था। इस इतिहास में क्या होता था, शासक और उनकी नीतियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की जाती थी। जैसे राजा का राज्याभिषेक, उसका वैवाहिक जीवन,
उसके बाद उनके युद्ध, उनका सीमा विस्तार, उनकी उपलब्धियां, उसकी मृत्यु, उत्तराधिकार को ही इतिहास का विषय समझा जाता था। तो इस स्थिति में इन घटनाओं के निश्चित तारीख को बताने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसी तरह इतिहास में तिथियों का विशेष महत्व बना रहता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तारीखें क्यों हो जाती हैं महत्वपूर्ण, डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम देखते हैं कि हमारे परिवार में कुछ तारीखें अन्य दिनों की भांति क्या होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि उस तिथि के साथ हमारे परिवार के सदस्यों के जीवन की कोई न कोई महत्वपूर्ण घटना जुड़ी होती है, कोई महत्वपूर्ण याद जुड़ी होती है। जैसे किसी का जन्मदिन, विवाह, सालगिरह हो या पुण्यतिथि हो, तो परिवार के लोग क्या करते हैं, इन घटनाओं से संबंधित तिथि को विशेष रूप से याद रखते हैं। तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है, जब किसी की कुछ याद उस तिथि से जुड़ जाती है तो वो यादगार बन जाती है। अब हम बात करेंगे इतिहासकारों की। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा जो इतिहास लिखा गया, उसमें भारत के सभी गवर्नर जनरल के शासनकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक के बारे में चर्चा मिलती है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आ गई, इसे याद करना है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब अलग अलग अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें दूसरे गवर्नर जनरल, दूसरे वायसराय के बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी, उनके बारे में भी हमें आगे देखने को मिलेगा। ये आधुनिक इतिहास की जो पुस्तकें थी, इन सभी में तिथियों का महत्व क्या था वो देखिए। इन इतिहास की पुस्तक में तिथियों का महत्व था इन्हीं अधिकारियों की गतिविधियों, उसके बाद उनकी नीति, उनके उपलब्धि, इसी के आधार पर तय किया जाता था। उसी से डेट्स का मतलब होता था। ऐसा माना जाता था, ऐसा लगता था कि अधिकारियों के जीवन से जुड़ी जो चीजें हैं उसके अलावा कोई अन्य विषय उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिसके बारे में जानना आवश्यक है। लेकिन इन अधिकारियों की नीतियों से, इनकी गतिविधियों से उस समय के समाज की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती थी, नहीं हो पाती थी। वर्तमान इतिहास लेखन में समाज के समस्त पहलुओं की जांच पड़ताल की जाती है। अब हम थोड़ा सा जानेंगे भारत के भौगोलिक भूभाग के बारे में। भारत क्या है? भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ये उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर इसे घेरे हुए है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, वो 3200 किलोमीटर है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर का है। आज चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैसे तय की जाती थी अवधियां। इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए इसे कालखंडों में बांटा जाता था, जिससे क्या होता था कि इतिहास के केंद्रीय तत्व को समझने में आसानी होती थी। इतिहास को किसी विशेष प्रवृत्ति, विशेष लक्षण या कुछ विशेषताओं के द्वारा अलग अलग कालखंडों में बांटा जाता था। इससे एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच जो परिवर्तन आते थे उसके विषय में जानकारी मिलती थी। यहाँ पे नाम आया है जेम्स मिल का। जेम्स मिल स्कॉटलैंड के निवासी थे। वो एक महान दार्शनिक, इतिहासकार और राजनीतिक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। जेम्स मिल का मानना था कि एशियाई देश सभ्यता के मामले में यूरोप से काफी पिछड़ा हुआ है। उनकी ये भी धारणा थी कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत पर हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का शासन था, इसलिए समाज में धार्मिक टकराव होते थे, जातिगत बंधन थे, अंधविश्वासों की भरमार थी। मिल का यह भी मानना था कि भारत ब्रिटिश शासन के द्वारा ही सभ्यता के मार्ग पर चल सकता है। इसके लिए भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, वहाँ की कला, संस्थाएं, कानून को लागू किए जाएं। उनका यह भी सुझाव था कि अंग्रेजों को भारत के संपूर्ण भूभाग पर अधिकार कर लेना चाहिए, जिससे भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उसके बाद उनका यह भी कहना था कि अंग्रेजों की सहायता के बिना भारत का विकास संभव नहीं है।
लेकिन किसी भी युग को उस समय के शासकों के धर्म के अनुसार तय करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि प्राचीन भारत के शासक कभी भी एक धर्म से संबंधित नहीं रहे, कभी भी धर्म एक नहीं रहा। किसी ने सनातन धर्म की पद्धति को स्वीकार किया तो किसी ने महात्मा बुद्ध की नीतियों का अनुपालन किया, किसी ने महावीर के जैन धर्म को अपनाया। अंग्रेजों के द्वारा सुझाए गए जो वर्गीकरण थे, उसके अलावा बहुत से इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजित किया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन के बारे में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति के अनुभव की काफ़ी कमी थी। इस दौर को हम आर्थिक विकास और प्रगति का दौर भी नहीं कह सकते हैं। अधिकांश इतिहासकारों के द्वारा ब्रिटिश शासन के दौर को औपनिवेशिक युग कहा गया है। अब हमारा टॉपिक है औपनिवेशिकता क्या है। इस अध्याय में, इस पाठ्य पुस्तक में आप आगे ब्रिटिश शासन के स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से आप जानेंगे कि स्थानीय नवाबों को गद्दी से उतार कर अंग्रेज उस पर कब्जा कर लेते थे। अंग्रेज व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन पर अपना नियंत्रण कर लिया था। अपने सारे खर्चों को पूरा करने के लिए वो टैक्स लेने लगे थे, राजस्व वसूलने लगे थे, अपनी आवश्यकता की चीज़ों को कम दामों पर खरीद लेते थे। उसके बाद किसानों को उन्हीं फसलों की खेती करने के लिए बाध्य करते थे जिसे वो निर्यात कर सकते थे। ब्रिटिश शासन के कारण जो भारत की मूल्य मान्यता, रीति रिवाज, तौर तरीका में बदलाव है, वो सब हम इस अध्याय में समझेंगे। जब किसी देश में किसी अन्य देश के प्रभाव के कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो उसे औपनिवेशीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, शक्तिशाली देश, जो पावरफुल देश होता है, वो कमजोर देश पे शासन करता है। अब जो हमारा आगे टॉपिक है वो है आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत। आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोतों का अनुमान लगाना बहुत जटिल कार्य है। अभी जिधर नजर डालेंगे उधर आपको ऐतिहासिक स्रोत की भरमार मिलेगी, जैसे किले, मकबरे, शिलालेख, पांडुलिपियाँ, मूर्तियाँ, विदेशी यात्रियों की कृतियाँ बड़ी संख्या में मौजूद है। इसके अलावा क्या था, अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान सरकारी रिकॉर्ड रखने की परंपरा शुरू की। ये सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों के लिए उस युग की जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उनका कहना था कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने प्रत्येक योजना, जितनी भी वो प्लानिंग करते थे, वो फिर जितने सारे निर्देश निकालते थे, जितने सारे फैसले किए जाते थे, फिर सहमति होती थी, जांच की परिभाषा को स्पष्ट रूप से लिखने को बहुत ही जरूरी समझा था, उसे लिखना आवश्यक माना। बाद में कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों का अध्ययन आसानी से कर सकता था। इसी वजह से टिप्पणी, ज्ञापन, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की नवीन कार्य संस्कृति का प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने इन सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को, जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज होते थे, पत्र होते थे, सबको सहेज कर सुरक्षित रखने को आवश्यक समझा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्षों की स्थापना की। अभिलेखागार जैसा एक कक्ष बनाया, वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट होते थे, जितने भी महत्वपूर्ण कागज होते थे, उसे वहाँ पे सुरक्षित रखा जाता था। उसके बाद तहसील के दफ्तर, कमिश्नर के कार्यालय, कलेक्ट्रेट, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सभी जगह एक रिकॉर्ड रूम स्थापित किया गया। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय स्थापित किया गया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास जो भी पत्र भेजे जाते थे, जो भी ज्ञापन भेजा जाते थे, वो सभी अभी अभिलेखागार में देखे जा सकते हैं। जिला अधिकारियों के द्वारा जो नोट्स तैयार किए जाते थे, जो रिपोर्ट लिखे जाते थे, वो भी अभी अभिलेखागार में मिल सकते हैं, उसे पढ़ा जा सकता है। बड़े अधिकारियों के द्वारा जो प्रांतीय अधिकारी को निर्देश भेजे जाते थे, जो सुझाव दिए जाते थे, वो भी देखे जा सकते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन दस्तावेजों की नकलें बनाई जाती थी, उसको नकल करके प्रतिलिपि बनाई जाती थी, उतार के रखा जाता था। उन्हें खुशनवीशी के विशेषज्ञों के द्वारा लिखा जाता था। खुशनवीस कौन होते थे? जो चीज़ों को बहुत सुंदर ढंग से लिखा करते थे, उन्हें खुशनवीस या सुलेखनवीस कहा जाता था। इस तकनीक के माध्यम से सरकारी विभागों की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई सारी प्रतिलिपियां बनाई जाती थी। आधुनिक युग में रिकॉर्डों को डिजिटलाइज किया जाने लगा। अंग्रेजी शासनकाल में जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय अभिलेखागार, संग्रहालय
और राष्ट्रीय अभिलेखागार और संग्रहालय को वायसराय के घर के पास, उनके निवास स्थान के पास बनाया गया। इससे ये पता चलता है कि अंग्रेजों के लिए ये दोनों संस्थान कितने महत्वपूर्ण होते थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वेक्षण का प्रचलन। सर्वेक्षण ब्रिटिश काल में सर्वेक्षण को काफी महत्वपूर्ण माना गया। सर्वेक्षण मतलब जांच पड़ताल करना। अंग्रेजों का ये मानना था कि देश पर अगर सही ढंग से शासन चलाना है तो सबसे पहले सर्वेक्षण के द्वारा हर प्रकार की जानकारी को एकत्रित करना जरूरी है। 19वीं सदी के दौरान शुरुआत में भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बृहद स्तर पर सर्वेक्षण किया गया। ग्रामीण स्तर पर राजस्व सर्वेक्षण करवाया गया। उसके जरिए भूमि की प्रकृति, मिट्टी किस प्रकार की है, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ पे मिलने वाले पेड़ पौधे, वहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं, फसलों, ये सब और स्थानीय इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती थी। अंग्रेजों का मानना था किसी इलाके पर शासन चलाने के लिए इन बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में हर 10 वर्ष पर जनगणना की जाने लगी। इसके अंतर्गत क्या होता था? जनगणना के अंतर्गत देश के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या ज्ञात की जाती थी, उनकी जाति ज्ञात की जाती थी, उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती थी। इसके अलावा प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, वानस्पतिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण जैसे कई और सर्वेक्षण भी करवाए गए थे। ये भी देख लेने वाली बात है कि अंग्रेजों के द्वारा जो जनगणना की नीति शुरू की गई थी उसका अनुसरण स्वतंत्र भारत में भी किया गया। आज भी दशक के प्रथम वर्ष में देश में जनगणना की जाती है। भारत की आज़ादी के बाद से देश में 1951, 1961, 1971, 1991, 2001 और 2011 में जनगणना हुई है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अधिकृत रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड क्या होता है? वैसे अभिलेख जिनका लिखित विवरण और चित्र सरकारी कार्यालयों में सुरक्षित रहता है। रिकॉर्ड के बृहद भंडार से काफ़ी सारी जानकारी को हासिल किया जा सकता है, और लेकिन इस तथ्य को ध्यान में भी रखना जरूरी है कि ये सारे रिकॉर्ड सरकारी हैं और इन रिकॉर्डों के द्वारा हम सरकारी अफसरों की सोच, उनकी विशेष दिलचस्पी या वे किन चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहते थे, बस इसके विषय में ही जान सकते हैं। इन रिकॉर्ड से हमें ये ज्ञात नहीं होता कि देश के बाकी लोग जो थे वो क्या महसूस करते थे या उनकी कार्रवाई के पीछे क्या वजह थी। ये जानकारी हमें अन्य स्रोतों से प्राप्त करनी पड़ेगी। इस विषय में अन्य स्रोत को ढूंढना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्रोत थे, अभाव नहीं था। जैसे महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और यात्रियों के संस्मरण, लोगों की डायरियां, स्थानीय बाजारों में बिकने वाले लोकप्रिय पुस्तिका, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूंकि छपाई तकनीक के प्रसार हो चुकी थी तो अखबारों का प्रकाशन भी शुरू हो गया था। जनता विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने लगी थी, बहस करने लगी थी। नेता और सुधारकों ने भी अपने विचार को फैलाने के लिए लिखना शुरू कर दिया था। कवि और उपन्यासकार ने भी अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त करना शुरू कर दिया था। इस अध्याय के कुछ क्वेश्चन आंसर है, खाली जगह है, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे जेम्स मिल डैश का निवासी था। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनल को सौंपी थी। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले खुशनवीस या सुलेखनवीस कहलाते थे। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ब्रिटिश काल में बनाया गया था। अब यहाँ पे सही गलत है, उसको भी देख लेते हैं। लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है। गलत है। अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। सही है। सरकारी दस्तावेज से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। गलत है। अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था। गलत है। कुछ क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है? इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन के संबंध में बताता है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उसमें क्या परिवर्तन आए हैं। अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं। इसीलिए इतिहास में तारीखों का महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया है? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल।
उसके बाद क्वेश्चन है औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है। इतिहास का वह युग औपनिवेशिक कहलाता है जब कोई देश किसी औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी शक्ति के अधीन रहता है। भारतीय इतिहास में 1757 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक का समय औपनिवेशिक युग कहलाता है। इस समय भारत अंग्रेजों के उपनिवेश में था। यहाँ पे यह अध्याय हमारा ख़त्म होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।